So let's describe the different types of buds on apple trees. First of all, we have a 1-year-old vegetative shoot. And we can see that this shoot grew to this point and stopped, and then probably after the monsoon continued to grow some more. आज हम अलग अलग प्रकार के बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि 1 साल पुराना ये टहनी है, इस पे यहाँ तक ग्रोथ हुई है और आगे जो है ये मॉनसून के बाद जो है ये बड निकला है आगे इसके टर्मिनल पे। So apple trees require 2 years to develop spurs, which are what bear the crop and the fruit. So this 1-year-old shoot would need to grow for another year to develop spurs. And here's the 2-year-old wood, and we can see good development of fruiting spurs on the 2-year-old wood. जैसा कि हम जानते हैं कि सेब के पौधे में 2 साल लगते हैं ऐसे बर्ड्स निकलने में जिन पे हम फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको 1 साल की ग्रोथ है और यहाँ से आगे दूसरे साल की, और जो ये पीछे वाली ग्रोथ है इसमें हमारे पास 2 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छे स्पर बने हैं जिसपे हमारे फल लगेंगे। We have the other type of spur to look at is the terminal bud. And really this is a spur on the end of a short shoot. And these terminal buds here in these two situations are big fat spurs, and they will set fruit and grow good fruit, and we can use them as required to produce our crop. तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक टर्मिनल बड हमारे पास निकला हुआ है, बीमा जिसको हम बोलते हैं, और ये बहुत मोटा और अच्छा है जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत अच्छे फल लगेंगे। So the 2-year-old spurs produce really good, big, well-coloured fruit. So when we are pruning and training, we want to ensure we have a good number and a good proportion of 2-year-old spurs. 2 साल का जैसे हम पहले ही बता रहे हैं कि 2 साल वाले जो भी हमारे स्पर निकलेंगे उसमें बहुत ही हमारे को हेल्दी और अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। तो जब भी हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग करें तो ये ध्यान में रखें कि हमने जो 2 साल वाले और अच्छे और मोटे फूले हुए जो हमारे बीमे भी जिनको हम बोलते हैं और जिनमें अच्छे टर्मिनल बर्ड्स हैं उनको हम बचाने की कोशिश करें ताकि हमारे फल बहुत अच्छे और हेल्दी लगें। And here we look at an older branch and we see that it has spurs on older wood. The spur is replaced each year, and over time its strength will decline, and especially if it's shaded. If we can keep good light on the spur, they can continue to grow good fruit for many years. अब जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी पुरानी हमारी टहनी है, इसमें जो पुराने पहले हमारे स्पर्स लगे थे इससे आगे भी हमारे को और स्पर्स मिल गए हैं, पर ये है कि ये आगे तक हेल्दी कैसे रहेंगे ताकि हम इसमें अच्छी तरह से लाइट पेनिट्रेशन हो और ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इससे ऊपर जब भी हम प्रूनिंग करें तो इन स्पर्स के ऊपर या इन बीमों के ऊपर से कोई शेडो या छाया ना आए इस पे, ताकि हमारे फल यहाँ पे अच्छी प्रकार से लग सके। And trees on clonal rootstocks over time will develop lots of spurs, and as they get weaker over time and the number gets too high, we have to regulate those and remove the weak ones to keep a good balance of growth and fruit. तो क्लोनर रूटस्टॉक की जिस तरह से हम बात करते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है कि इसमें बहुत सारे स्पर लगते हैं हमें, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार हम सोचते हैं कि स्पर वाले बीमों को हम काटेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें अच्छी ग्रोथ लेनी है और अच्छे फ्रूट्स इस पे लेने हैं हमने और फल लगे हमारे अच्छे हेल्दी फल लगे, तो हम क्या करेंगे कि जो कमज़ोर बीमे होंगे उनको हम तोड़ देंगे और उनको हम निकाल देंगे। So having a good understanding of the different types of buds helps us maximize our production and get the best out of our trees. तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम हेल्दी एक स्वस्थ जो हमारे स्पर हैं और बीमे हैं बर्ड्स हैं उनको हम रखें ताकि हमारे पास अच्छे फल लगें। Let's talk about how we can prune and train different types of branches. So when we look at this branch, we see it has been headed maybe twice, and the response has been upright vertical growth. Really, that's not what we want. We would rather have the branch be left alone
develop longer, increase its fruiting capacity, and that way we can produce more fruit rather than cut in the winter, get a vegetative response, which is of no use. तो आज हम क्या करेंगे कि जो हमारी टहनियों पे हम प्रूनिंग के टाइम में कट देते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस टहनी पे 2 कट लगे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जिससे क्या हुआ है कि इससे बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ आ गई हुई है जो इनकी प्रैक्टिसेस के हिसाब से सही नहीं है। इनको बिल्कुल सीधी टहनी चाहिए होती है जिसको ये बेंड कर सकें और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स इस पे ले सकें। And we know with trees on clonal rootstock, we can be very confident that they will develop lots of good fruiting spurs. So we don't need to do heading cuts to induce spur formation. We know that's going to happen naturally. तो जैसा इन्होंने बताया कि क्लोनल रूट स्टॉक की एक जनरल एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पर फॉर्मेशन उस पर होती है, तो इसलिए ये ना सोचें कि हम ज़्यादा कट देंगे तो उससे ज़्यादा स्पर निकलेंगे। ये हमारे बीच में एक गलत थिंकिंग है, क्योंकि पहले हम देते थे ट्रेडिशनल वैरायटीज़ में तो यही सोच होती थी कि हम आगे से काटेंगे तो यहाँ स्पर बनेंगे, पर क्योंकि क्लोनल रूट स्टॉक है और स्पर वैरायटीज़ हैं तो इनमें नेचुरली बहुत सारे स्पर लगते हैं, तो इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी है कि हमें आगे से काटेंगे तो हमें ज़्यादा स्पर मिलेंगे। So instead of cutting this branch, heading it back here, we would rather bend it and tie it down into pendant position, and that way all of these buds will develop into spurs in the coming year, and we will increase our production. तो जैसा ये बताया है कि यहाँ पे विंटर कट दिया हुआ है, इसलिए ये टहनी बहुत सीधी और ऊपर को चली गई है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इस टहनी को नीचे की तरफ को झुकाएंगे ताकि ये छोटे छोटे जो यहाँ पे बड्स हैं ये आगे जाके हमारे स्पर बन जाएं और ये बीमे हमारे निकल जाएंगे, जिसपे हमारे को फ्रूटिंग अच्छी मिल जाएगी। This branch has a good flat angle, and if it had not been headed and continued to grow into this position and develop spurs naturally, the fruit would bring the branch down into position, and we would not need to do anything. दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारा हमारे को यहाँ पे एक एंगल जो है वो काफ़ी वाइड एंगल है, तो अगर हम इसको नहीं काटते और इसमें नेचुरली जैसे फ्रूट अगर लग जाते तो क्या होना था कि इसने फ्रूट के बाहर से ही नीचे को झुक जाना था। पर जहाँ पे हमारे पे कम एंगल है, जहाँ पे ये कम है, तो इसके चांस क्या रहते हैं कि ये टूट सकती है फ्रूट के बाहर से। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये काफ़ी सीधी है ये टहनी, तो ये फ्रूट के बाहर से भी अपने आप झुक जाती है। So now let's look at an older branch, and we can see that it has developed lots of spurs, and we have actually too many spurs for the size of the branch. We see it has been headed, which probably was unnecessary, but we have got some short growth with a good fat terminal bud. So we can leave this alone. We don't need to do anything. We can make use of this short shoot, but we should remove some of the weaker underneath spurs to regulate the crop and to provide a bit more vigor and get the balance of this branch correct. जैसा कि ये जो टहनी है हमारी, इसमें क्या हुआ है कि टहनी छोटी है पर इसमें स्पर्स बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये कट यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, तो चलो अब यहाँ ये कट लगा है, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये टर्मिनल वाला जो हमारा बीमा है ये काफ़ी मोटा और अच्छा हो गया, इसमें अच्छा फ्रूट लगेगा। पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बीमे हो गए हैं इस पर, तो इसको हम क्या करेंगे, जो थोड़े कमज़ोर हैं और जिन पे हमें लगता है कि थोड़ी निचली तरफ को हैं जो हमें अच्छे फ्रूट नहीं दे सकते, तो वो हम उनको काटेंगे और इसको थोड़ा सा हम मोटा होने के लिए इसमें न्यूट्रिशन आने देंगे ताकि ज़्यादा फ्रूट ना इसका न्यूट्रिशन खा लें। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे जो इसके भार को, फलों के भार को झेल सके। So simply I'll just remove some of the weaker underneath spurs to get the number of spurs closer to the amount of fruit that we can carry on this branch. तो इसलिए इन्होंने यहीं से इसी टहनी के भार के हिसाब से जो निचली तरफ को जितने भी स्पर ये लगे थे हमारे, ये सारे इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिए ताकि ये इसको अच्छे से इसमें अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स आ सकें। That's good. Hopefully that helps with our understanding. Thank you. Yep.